हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पहले के वीडियोस से एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी की सीरीज में 6 to 10 तक की एसएसटी की बुक पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने लगभग 100+ चैप्टर इन बुक्स में पढ़ लिए हैं। और आने वाली क्लासेस में भी हम 20 से 25 चैप्टर और पढ़ेंगे इन वीडियोस में। तो हम लगभग 10 तक की एसएसटी की बुक पढ़ लेंगे। और अगर उस सीरीज को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो 11 12 की भी अगर हम पढ़ें तो 30 35 वीडियोस या चैप्टर हम और पढ़ सकते हैं। तो अभी हम हाँ देखें तो हम पहुंच चुके हैं क्लास 9th की पॉलिटी की बुक, जो कि है लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया वगैरह के बारे में, जिसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि लोकतंत्र क्या होता है और किस तरह का होता है और वो अलग अलग देशों में किस तरीके से अलग अलग हो सकता है। और दूसरा चैप्टर हमने देखा था जिसमें हमने संविधान निर्माण के बारे में देखा था और अलग जगह कहाँ किस तरीके से संविधान निर्माण होता है और हमारे देश में संविधान निर्माण किस तरीके से हुआ और किन बातों को उनमें ध्यान रखा गया। और अब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चुनावी राजनीति। तो जैसा कि नाम से दिख रहा है कि इसमें चुनाव के बारे में चर्चा की गई होगी। तो जानते हैं चुनाव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन चुनाव में भाग लेता है और इस तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो इस चैप्टर में दी गई हैं। पहला शुरू में है इस अध्याय का परिचय, जिसमें है अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है न ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस ही लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत ये समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी और उपयोगी है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी कि विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव निर्माण परिणामों की घोषणा तक का नजर डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर चर्चा विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव वह निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यह हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये काफी लंबा चैप्टर होने वाला है, जिसमें लगभग 1 घंटे से ऊपर या 1.5 घंटे के लगभग समय लगेगा। तो हम इसमें पहला जो पॉइंट दिया गया है वो है चुनाव क्यों। तो चुनाव क्यों होते हैं, तो सबसे पहला उदाहरण के रूप में दिया गया है हरियाणा के विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव मतलब जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जो एक राज्य के भीतर राज्य के लिए होते हैं। आधी रात का समय था। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटे से अपने नेता के आने जाने का इंतजार कर रही थी। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे थे कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। ये नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार को की इस रात करनाल के में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा से भी फुर्सत नहीं है, जिसका उसका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है और पिछले 23 महीने से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यह हरियाणा के 1987 के हुए विधानसभा चुनाव की से जुड़ी एक खबर अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी एक नई पार्टी का
गठन किया हो। उनको पार्टी के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे और वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट किए। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टियों को जब विधानसभा में 90 सीट में से 76 पर जीत मिली तो लोकदल के अकेले की सीटें 60 थी। तो इन 76 में से 60 सीटें थी लोकदल की और उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला और कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजे की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया और लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजे की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को भी माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्ष तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और उनकी सरकार बनाई गई। ये आप खुद से करें में कुछ सवाल हैं जिन्हें आप पढ़िए और उनके उत्तर दीजिए और ये सोचने समझने और तर्क शक्ति विकसित करने के लिए ये पैराग्राफ भी जरूरी है जिसको भी आप पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे तो चुनाव की जरूरत क्यों है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया में 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम जब भी यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र नहीं है, वहां भी चुनाव होते हैं, पर हमें चुनाव की जरूरत ही क्यों है। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें तथा बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है, लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला लेने के लिए समय हो और ज्ञान भी हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग शासन करते हैं। क्या चुनावों के किसी भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधित्व पसंद है या नहीं? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? हम सब इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो, वे अपने पद पर न बने रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे में लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव और को जरूरी माना गया है। चुनाव में मतदाता कई तरह के चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि चुनावों को लोकतांत्रिक मानने में के आधार क्या है।
चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि जहाँ गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी रूप में चुनाव होते हैं। तो चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं? हमारे अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहां सीखे सबक को याद रखें और लोकतांत्रिक चुनावों की के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव के विकल्प उपलब्ध हो और पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव नए वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, जिन लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोगों का समूचे अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों की को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश के हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या फिर नहीं। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाना है हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएगी। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हम हर बस्ती, हर घर के बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैसले की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबलों में नहीं उतरते। इन्हें इस उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई से उतरने में अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का भी चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़े से बड़ी खुशी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि इनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यही यह भी संभव है कि इनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि इनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय परिस्थितियों से मेल नहीं बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं कि एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाना है, और दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिनमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं
को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ कुछ इसी ढंग के बाजार काम करते हैं। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक उसी तरह राजनीतिक मुकाबले के से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इनमें राजनीतिक दल और उनके नेता लोगों की सेवाओं के लिए बाध्य होते हैं। आगे 2 कार्टून दिए गए हैं, इन कार्टून में आप पढ़ के अपनी राय बना सकते हैं, जो एक अपने तर्क शक्ति को विकसित करता है। अगला है पॉइंट, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर है कि चुनावी क्षेत्र। ये चुनावी क्षेत्र क्या होता है? आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने कैसे किया? क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी कि 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी ये मालूम होगा। उससे पहले ये चित्र देख लीजिए, है गुलबर्गा का संसदीय क्षेत्र और ये कर्नाटक में गुलबर्गा यानी कि कालाबुर्गी का जिला। तो ये है वो जिला और उसका ये विस्तृत क्षेत्र, जो दोनों का नक्शा एक जैसा नहीं है क्योंकि संसदीय क्षेत्र कुछ अलग तरीके से विभाजित किए जाते हैं। ये उनके संसदीय क्षेत्र बंटवारे किए गए हैं। होगा कि ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? हम भूल गए, पैसे वापस चलते हैं। हाँ, 90 विधायकों को 90 बार वोट नहीं देना पड़ता। शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में एक क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का मूल्य बराबर है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से में बांटा गया है। इसी इन सीटों के निर्वाचन विधान प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं और प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा में कई कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत में कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और प्रत्येक वार्ड की पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य चुना जाता है और कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम यह अब कहते हैं कि लोकदल के ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि हरियाणा विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। आगे का पॉइंट है हमारे लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। ये क्या होता है? हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का
अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि यह संभव है खुले चुनाव मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 26 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार ये सारी सीटें हैं। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण में पंचायतें और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। ये है जो है लोकसभा की निर्वाचन सीटें, जो की है कितनी 543 कुल क्षेत्र है, उनमें से सामान्य के लिए इतनी है और अनुसूचित जाति के लिए इतनी और अनुसूचित जनजाति के लिए इतनी 84 अभी हमने पढ़ा। ये है 26 जनवरी 2019 का आंकड़ों के हिसाब से जो ग्रीन दिख रहा है वो उनके लिए। इस हिसाब से आप इन चित्र को देखकर समझ सकते हैं और अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग भी डाटा यहाँ दिया गया है। फिर होता है मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में से वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए एक हर किसी को समान अवसर मिलने से है। हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। अब तक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित होता है, कोई बहुत दयालु होता है तो कोई नहीं भी होता है, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं और नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो कुछ भी हो उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी संतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी अक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि हर
अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग इस इलाके से बाहर चले जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है, इसके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी एक अनिवार्य नहीं हुआ है और वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन वो कैसे होता है, अगले के पैराग्राफ में पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक सरकारों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी ने भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारी चुनावी प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। फिर सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने की अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी ये है निर्वाचन, जो कि वोटर लिस्ट होती है, उसका प्रथम पेज इस तरीके से होता है जिसमें उस एरिया की जानकारी होती है और उसके बाद अलग अलग मतदाताओं की जानकारी उसमें उपलब्ध होती है। उम्मीदवार बनने के लिए अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिसे पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन और बोलचाल की भाषा में उसे कहते हैं टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू की गई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देने के हुए संवैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के बारे में विवरण देना पड़ता है। तो वो कौन कौन से विवरण है? वो है उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी उसे देनी पड़ती है। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और लेनदारी का ब्यौरा और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं की उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। फिर है उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता। जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं? अभी सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। ऐसे भारतीय क्रिकेट टीम के चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता की जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे और उनकी चिंताओं को समझे और इनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। ये वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, उनकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी, तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता की को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसा यदि उम्मीदवारों के लिए बीए, बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया, तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। ये है कुछ अतिरिक्त जानकारी, इसको हम
वीडियो पॉज करके पढ़ें तो ये हमारी जानकारी में जरूर वृद्धि करेगी। आगे बढ़े तो अगला पॉइंट है चुनावी अभियान। अभी चुनावी अभियान क्या होता है? चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी पसंद के प्रतिनिधित्व, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है और कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं के से संपर्क करते हैं और राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां इनके समर्थन को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं। इस पर असल में चुनावी अभियान सिर्फ 2 हफ्ते ही चलता है। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। ये है चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के निर्देशों के लिए आदर्श आचार संहिता पर यहाँ एक कार्टून बना है, तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान बड़े मुद्दे पर केंद्रित करना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए कहती हैं। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए सफल नारों पर गौर करें। जैसे सबसे पहला उदाहरण दिया गया है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश में गरीबी हटाएगी। और फिर अगला उदाहरण है, 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व में जनता पार्टी के नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुए ज्यादा जातियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया। फिर है वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को का नारा दिया। 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र के राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी से मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ दिए बिना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव में कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, ये काम वो नहीं कर सकती। प्रत्येक इसमें जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना ये भी गलत है। चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल करना ये भी हो गया गलत। और लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना वो भी आपके लिए होगा गलत। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन चुनावों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इनमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। पहला है चुनाव प्रचार के किसी भी धर्म स्थल का उपयोग करना, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, या चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास या बड़े नीतिगत फैसलों या लोगों की सुविधाओं देने वाले फायदे नहीं कर सकते। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि मतदान और मतगणना। हाँ, मतदान और मतगणना में है चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं द्वारा वोट देना है और इस दिन को आम तौर पर चुनाव का दिन
कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह स्थिति स्थायी अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनावी अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देता है और उसे वोट देने के लिए अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों को एजेंटों को मतदान केंद्र में अंदर बैठने की इजाजत होती है, इससे कि वे देख सकें कि चुनाव किस ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग-अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। अब मतदान के किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवार के नाम और उसके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को किसी उम्मीदवार को वोट देना होता है, उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा भर देना होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर यह तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है और आम चुनाव के में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना की एक तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। इसके बीच में अन्य जानकारी जो दी गई थी वो है, हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं। भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव पर भी सरकार के करीब 3,500 करोड़ खर्च किए। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपए के करीब खर्च हुआ। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में सरकार से भी ज्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ रुपए हुआ और लोगों होगा, अर्थात प्रति मतदाता पर करीबन 500 रुपए। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क पर हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्च से करें। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस में 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत 3,000 करोड़ है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए। तो क्या चुनाव को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय बनाएं और कक्षा में चर्चा करें और अपने दिमाग में भी इस बात की चर्चा करें। ये कुछ परिणाम दिया गया है गुलबर्गा के चुनाव। गुलबर्गा कहाँ? कर्नाटक में है। आइए एक बार फिर गुलबर्गा के उदाहरण पर गौर करें। सन 2014 में हुए कुल 8 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ा था और यहाँ के उम्मीदवारों की संख्या 17, यहाँ के मतदाताओं की संख्या 17.21 लाख थी। इनमें से 9.98 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को 5.07 लाख वोट मिले और यह कुल मतों का 50.52% था। लेकिन बाकी किसी भी उम्मीदवार को ज्यादा वोट पाने के कारण किसी भी उम्मीदवार से ज्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा राष्ट्र संसदीय क्षेत्र के सांसद के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। ये है उनके परिणाम की लिस्ट। इसमें ये है वो, इसका ये है पार्टी, ये व्यक्ति, ये है पार्टी, उसे इतने वोट मिले और इतने
प्रतिशत वोट मिले, ये है सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी वाला व्यक्ति खड़गे। और टोटल वोट जो इनको करेंगे तो आएंगे टोटल वोट, और ये इनको करेंगे तो 100% हो जाएगा। और नोटा पे भी वोट मिलता है, तो नोटा के बारे में भी इस चैप्टर में अलग से जानकारी दी गई होगी। ये जानकारी भी हम अगर पढ़े तो पढ़ सकते हैं। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ये अगला हमारा टॉपिक है। हम चुनाव में गड़बड़ी और धांधली के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और लोग आरोप लगाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों को दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च की, मतदान के दिन फर्जी धांधली, मतलब चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना। इसमें से अनेक खबरें सही होती हैं और ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखने हुए हमें दुख होता है। यही पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दे। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधली के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। अगला पॉइंट है स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव निष्पक्ष हुए या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है कि यह देखना कि उसका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उस पर दबाव और प्रभाव बनाती है। क्या इसके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है, क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में उपयोग कर सकते हैं। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इससे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी चुनाव निर्वाचन आयोग को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद किसी भी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जिससे इसने अधिकार प्राप्त होंगे। दुनिया में शायद किसी भी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे, मतलब इतने अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराने और इसके उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनावी आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही इसमें अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उसकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों में पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने पड़ते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव नहीं था। इसी के साथ ये कुछ और जानकारी है। अगर ये चुनाव आयोग में 14वीं लोकसभा के
गठन की अधिसूचना जारी की। ये अनिवार्य है, ये करके कुछ ये सुर्खियों को ध्यान से पढ़िए और पहचानिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग किन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। अगला पॉइंट है चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने के लिए एक और तरीका यह देखना है कि इनमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होती तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में निष्कर्ष निकालिए। पहला है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बताता है। मतदान की योग्यता रखने वालों कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है और भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। यह है भारत और ब्रिटेन के मतदान का प्रतिशत। तो ये जो है ब्रिटेन का दिया गया है पिंक लाइन से और ब्लू लाइन से ये दिया गया है इंडिया का, ये है ब्रिटेन का। ये पहले 78% था, ये 56% पे था। धीरे धीरे इसकी लाइन आ रही है नीचे, इसकी लाइन लगभग स्थिर या ऊपर की ओर ही बढ़ रही है। अभी देखें तो 56 से लेकर 66 पहुंच चुकी है और ये भी 66। कब? 2015 के आंकड़े के हिसाब से ये 78 से 66 पे आ गई, ये 56 से 66 पे। इसकी लगभग 10-12 की कमी तो 10-12 की बढ़ोतरी हुई है। फिर अगला है भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग अफ्रीकी मूल के लोगों और हिस्पैनिक लोगों, अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। यह है भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों के मतदान का प्रतिशत की तुलना। यह है भारत में है ऊंची, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, जनजाति लगभग 56 से लेके 61, लगभग इनको हमको बराबर हम कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका में देखें गोरे, अश्वेत और हिस्पैनिक के बीच में ये देखें तो फर्क, ये इसको थोड़ा कम पर ये तो बहुत ही कम दिखाई देता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश में शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? तो ये सवाल जब पूछा जाता है तो ये उत्तर हमारे सामने या ये डाटा हमारे सामने निकल के आता है कि फर्क पड़ता है आपको। तो इतने लोग मानते हैं फर्क पड़ता है और इतने लोग मानते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, और इतने लोगों को बेचारों को तो पता ही नहीं है कि फर्क पड़ता भी है या फिर नहीं। अगला पॉइंट है कि साल दर साल चुनाव में संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। तो भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत, तो 1996 का डाटा ये था, फिर अगले सालों का डाटा ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आगे हम पढ़े तो वो है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर या जमानत के पक्ष में नहीं जाते हैं, ऐसी जमात के पक्ष में जाते हैं। ऐसा स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती।
भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव लड़ हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। फिर है अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुए प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजे को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। फिर अगला पॉइंट अपन पढ़े तो वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव में जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसे के जोर पर या गलत तरीके से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की अच्छी और इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में हर समय नियमों के बहुत थोड़े बहुत अपवाद हैं, और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतंत्र बनाती है। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करने हुए सवाल उठाने और तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसला करते हैं? क्या मतदाताओं के पास समूचे स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। जो है पहला मुद्दा हम देखें तो भारतीय रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे यह कहना मुश्किल है, और पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। ये एक कार्टून और ऊपर एक कार्टून दिया हुआ है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और एक कार्टून आगे ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का यहाँ दिया गया है। आगे पढ़े तो देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि के से पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों के कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वे चुनौतियां भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीजें गहरी चिंता का विषय है। इसमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली के में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, स्थानीय कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? इसके साथ ही कुछ जानकारी, अतिरिक्त जानकारी तर्क वितर्क के लिए यहाँ दी गई है। फिर है चुनावी धांधली। ये होती है चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा किए जाने वाली गड़बड़ या फेर। इसमें कुछ ही लोग द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारों को डरा कर धमका कर रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल हैं। फिर है निर्वाचन क्षेत्र। एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाताओं को एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और आचार संहिता चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा
माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू।